अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, ठीक ठाक है, फिटफाट है, खुश हैं, कायम है ना। अच्छा, जिस तरह से हालात चल रहे हैं ना, मुझे वैसे उम्मीद कम ही लग रही है कि 15 जुलाई को भी खुलेंगी क्लासेस। बहरहाल अल्लाह मालिक है। हालात चेंज होते हैं, हालात बदलते हैं, मुश्किलें आती हैं। अब ये जो इस वक्त सारा ये कोरोना का मसला है, इसमें कितनी अफवाहें हैं, कितनी सच्चाई है, कितनी चीज़ें ज़बरदस्ती क्रिएट की गई हैं, कितनी चीज़ें वाकई हैं, ये एक अलग बहस है। आप एज एन इंडिविजुअल, आपके लिए ये रेलिवेंट है कि बस ये हालात हैं। इनमें मेरी आपको नसीहत ये है कि बेटा, जो मोमिन होता है ना, उसका ये यकीन है कि मौत आनी है। और एक जो ईमान की टाइप्स तो नहीं, खैर जो बुनियादी है, बेसिक्स कह लें, उनमें एक तकदीर पे भी ईमान है। और उसमें हमारा ये ईमान है कि जो हर शर है, शर से मुराद हर तकलीफ़ है, जो हर खैर है, वो अल्लाह की तरफ से हम पर पहुँचनी है। यानी अगर मौत आनी है, कोई बीमारी आनी है, कोई ज़ख़म आना है, तो ये होना ही है। अब ये जो जहाज़ का हादसा हुआ, जिन घरों पे जहाज़ गिरा, जो उस घर में लोग आराम से बैठे हुए थे, अब वो स्टे होम स्टे सेफ वाले थे, वो आराम से घर बैठे हुए थे, सारे असबाब इख्तियार करने के बाद घर बैठे हुए थे, लेकिन उन पे मौत आनी थी तो आ गई। इसी तरह से उनमें से जो ज़ख्मी हुए होंगे, उन पे भी ज़ख़म जो आने थे वो आ गए। तो ये जो परेशानियां हैं, बेशक इंसान के अपनी हरकतों की वजह से आ रही होती हैं, लेकिन वो अल्लाह ही की तरफ से आ रही होती हैं। खैर, ये एक लंबी बहस है, टेक्निकल बहस है। जब फिज़िकल क्लासेस होती थी, मैं बाद वक़्त पूरी पूरी क्लास उस पर लगा देता था, लेकिन अभी ऑनलाइन में इस तरह से नहीं, टाइम वैसे भी कम है। जब कभी क्लासेस खुल जाएंगी जुलाई में इंशाल्लाह, दुआ ही है, तो फिर इस तरह से कभी ना कभी मैं पूरी क्लास लूँगा इस पे, तकदीर पे। और ये जो तो बीमारी, परेशानी, ये अल्लाह की तरफ से आनी है। मोमिन खौफ का शिकार नहीं होता। यानी अगर आप हाय कहीं कोरोना ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, आप खौफ का शिकार हो जाएं और बिल्कुल अपने आप को अच्छा, दीन एहतियात के ख़िलाफ़ नहीं है। दीन ये नहीं कहता कि आप एहतियात ना करें, आप बिल्कुल एहतियात करें। आप बल्कि ईमान का हिस्सा है, सफाई तो ईमान का हिस्सा है। फिर अगर गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि आपने मास्क पहनना है पब्लिक प्लेस में, तो बिल्कुल पहनिए, दीन ये बिल्कुल कहता है। दीन ये कहता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, अगर वो अल्लाह के हुक्म को ख़िलाफ़ नहीं हैं तो उनको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। तो एहतियातें बिल्कुल करें, लेकिन खौफ का शिकार ना हो। मैंने लोगों को देखा है जो मीडिया को देख देख के खौफ का शिकार हुए पड़े हैं। खौफ का शिकार नहीं हो। अगर आपको मौत आनी है, आपको आनी है। अगर बीमारी पहुंचनी है तो आपके सारे एहतियातों के बावजूद पहुंच जानी है। तो रीज़नेबल एहतियातें ज़रूर करें, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा जहनी मरीज़ बन चुके हुए हैं कि वो जब कोई चीज़ बाहर से लाएंगे तो उसको पहले सारा स्प्रे से धोएंगे, फिर कपड़े चेंज करके कपड़े धोएंगे, फिर चूंकि दरवाजे का हैंडल पे हाथ लगा लिया तो फिर हैंडल को भी धोएंगे, फिर जिस स्प्रे बॉटल से स्प्रे किया था उस पर चूंकि पुराना हाथ लग चुका था तो उसको भी धोएंगे, फिर हाथ धोने से पहले टैप खोला था तो टैप भी गंदा हो गया तो टैप को भी धोएंगे, फिर जिस साबुन से हाथ धोए थे फिर साबुन को भी धोएंगे। तो ये अगर इस जहनी अजियत के आप शिकार हो गए ना, फिर आप खौफ में मुब्तला हो गए। तो खौफ में मुब्तला नहीं होना, अपनी एहतियातें पूरी करें, लेकिन खौफ, मैंने सुना, ये जो सुनने में आई थी बात, कहीं पड़ी थी कि जितनी अमवात हुई हैं पिछले 2-4 महीने में, इसमें कुछ ऐसी अमवात भी हैं जो खौफ से मर गए हैं लोग। खौफ से कि कोरोना पॉजिटिव हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, खौफ से मर गए। तो मोमिन खौफ ज़्यादा नहीं होता, ख़ास तौर पे मौत का खौफ नहीं होता। तो जो बीमारियां लगनी है वो लगनी, पहुंच जानी है आप तक, आप रीजनेबल एहतियात ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रक के आगे लेट जाएं कि मौत आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं। मखलूक का काम खालिक को आजमाना नहीं है।
ये जहालत है कि ट्रक के आगे लेट जाएं, बल्कि ये तो गुनाह है। आपका काम है रीजनेबल एहतियात करना, उसके बाद डर डर के नहीं जीना। खौफ से नहीं, खौफ से ही मर जाएंगे आप, तो जहनी मरीज बन जाएंगे। तो अपनी एहतियातें पूरी करें, लेकिन अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज रखें इस तरह से कि हर काम में खौफ का शिकार मत रहें। अच्छा, अब आप स्टूडेंट हैं और आपकी अटेम्प्ट सितंबर में है, अगर आप कुड़ते रह जाएंगे कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया, इस जनरेशन के साथ ये होना था, तो फिर कुड़ने का कोई हल नहीं है। आप फेल हो ही जाएंगे और आप सिर्फ रीजंस तलाश करते रह जाएंगे। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने इन हालात में भी अपने आप को एडजस्ट करना है। आपको लाइव क्लासेस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो है। आप हॉस्टल में नहीं रह सकते, चलो घर में तो बैठे हुए हैं। आप अपनी अपनी आइडियल सिचुएशंस में नहीं हैं, तो जिन सिचुएशंस में उनके हिसाब से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट आपने करना है, हालात में आपने एडजस्ट करके पेपर आपने पास करना है। तो मैं आपको सिर्फ हौसला ही दे सकता हूं, तो हौसला रखिए। जिन लोगों ने सितंबर अटेम्प्ट में अपीयर होना है, जिस तरह के भी हालात हैं, मेहनत आपने ही करनी है, पढ़ना आप नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ग्रुप में अंदाजा हो रहा होता है कि अब जैसे मैं कॉस्ट के कितने, मेरा ख्याल है 14 लेक्चर शायद अपलोड कर चुका हुआ हूँ या 13 कर चुका हूँ, तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सिर्फ 2 लेक्चर सुने हैं। आस्ता आस्ता वो बड़े आराम आराम से लेक्चर सुन रहे हैं। कुछ तो चलो ठीक है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सुन ही बड़े स्लो रहे हैं। एक दिन में 2 लेक्चर अपलोड कर दूं तो वो मरने वाले हो जाते हैं। तो बेटा ऐसे तो फिर बात नहीं बन सकती ना। अब आपके पास टाइम थोड़ा सा बाकी है, अब लेक्चर अगर ज़्यादा भी अपलोड हो रहे हैं तो आप अपने आप को एडजस्ट कर लें, आप और मेहनत करना शुरू कर दें, अपनी प्रायोरिटी सेट कर दें। जो भी आप ज़िंदगी के अंदर बाकी ऐसे काम कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है, उनको छोड़ दें, उनको रिड्यूस कर दें। इस वक्त ज़्यादा फोकस आपका पढ़ाई के ऊपर है। तो जिन लोगों ने सितंबर अटेम्प्ट देनी है, हौसले होश के साथ कायम रहेंगे तो बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर खौफ में मुब्तला रहेंगे तो फिर आप नहीं कामयाब हो सकते। दुरूद शरीफ पढ़ना। पिछली क्लास मैंने एंड की थी इस कॉन्सेप्ट पे कि हमने सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करनी है। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट क्या थी, एक छोटा सा रिकैप सुन लें। OAR कैलकुलेट करने के लिए हमें जो मुश्किलें सवालों में आ सकती हैं उसको मैंने कम्प्लेक्सिटीज़ के नाम से एक टॉपिक शुरू किया, जिसमें केस 1 ये बनाया कि अब हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स दिए होंगे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा। फिर उसके बाद मैंने ये किया कि अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं तो उनमें फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे और सर्विस डिपार्टमेंट होंगे। फिर अगली बात यह की थी कि उन फैक्ट्री के सारे खर्चों को हमने एलोकेट अपोर्शन करना है सारे डिपार्टमेंट्स में, लेकिन OAR चूंकि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकालना है, तो फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ये थी कि हमने SDs के खर्चे भी वापस फिर PDs में डालने। अब इस सेकेंडरी अपोर्शनमेंट को और एक्सप्लेन करने लगा हूं। यार आपकी बात है, ऐसा करना कि उसे कहना मुझे नए मार्कर्स दे दें। नए मार्कर्स भी जितना अर्सा चलेंगे वो तो चलाऊं ना, ये तो यार फारिग हैं सारे। अब मैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट को और एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, आपकी हेडिंग्स मैनेज करवा दूं। हम इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट चुके थे, कैलकुलेशन एट स्टार्ट ऑफ ईयर, कैलकुलेशन एट एंड ऑफ ईयर। फिर मैंने कैलकुलेशन एट स्टार्ट ऑफ ईयर शुरू किया, उसमें एक बड़ी हेडिंग दी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और अब तक जो चल रहा है वो यही चल रहा है। यानी कैलकुलेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ ईयर वाले हिस्से में है ही बस OAR, तो मैं आपको OAR ही पढ़ा रहा हूं। फिर उसमें OAR की कैलकुलेशन की हेडिंग दे के फार्मूला बताया, उसकी प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद मैंने एक हेडिंग दी कि इसमें क्या क्या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अब उस कम्प्लेक्सिटीज़ वाली हेडिंग में केस 1 ये बताया कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो अब मैं केस 1 के अंदर ही हूँ। अभी केस 1 के अंदर आगे चलते हुए सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का जिक्र आया था, तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंडरी अपोर्शन में आगे मजीद 3 सिचुएशंस हैं।
इनको मैं सिचुएशन कह लेता हूँ। सिचुएशन 1 ये है कि एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट टू पीडीज ओनली। जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो बस पीडीज को सपोर्ट दे रहे हैं, यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि एसडीज डू नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर। ये मतलब, इन अदर वर्ड्स ये मतलब है इस बात का कि एसडीज सिर्फ पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे। ये मुराद है मेरा। तो सिचुएशन 1 ये है कि एसडीज पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं बस। इस सूरत में सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट किस तरह करनी है ये मैं आपको एक सवाल से सिखाता हूँ। यानी इसमें, इस सिचुएशन में कोई खास अंग्रेजी नहीं है लिखने को अब, तो इसकी हम सीधी प्रैक्टिस पे ही चलते हैं। इसके लिए आप आ जाइए जिनके पास पैक की बुक है उसमें है प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 स्प्रिंग 14 था, स्प्रिंग 14। जिनके पास राइस की बुक है राइस की बुक में ये है क्वेश्चन नंबर 4, पेज 167, अल्फा लिमिटेड के नाम से। अल्फा लिमिटेड के नाम से है। राइस की बुक में क्वेश्चन 4 है, पेज 167 पे, अल्फा लिमिटेड स्प्रिंग 14। जिनके पास पैक की बुक थी लास्ट टाइम वाली, उनके पास, उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है, स्प्रिंग 14। जिनके पास ये दोनों ही नहीं है, आईकेएफ वाली बुक है, उसमें से भी बता देता हूँ। बल्कि इसमें मुझे नजर आ नहीं रहा। नाम क्या बताया मैंने सवाल का? अल्फा लिमिटेड। पुराने में नहीं था ये। नहीं, आई कैप वाले में नहीं है ये आई कैप वाली बुक में नहीं है। तो पैक में भी है और राइज में भी है। चलें पढ़ लें इस सवाल को। इस सवाल को पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, इसमें देखिए एक कंपनी के 4 डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है और मेंटेनेंस है। और इनमें से जो रिक्वायरमेंट है वो OAR निकालना है फॉर मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कौन सा हुआ फिर? सर्विस डिपार्टमेंट है कि PD है? मेंटेनेंस, मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, इनके OAR निकालने हैं। तो ये तीनों PDs हैं। तो मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस SD है। अब चूंकि है ही एक SD, तो मैंने इसको इसी में फिट कर लिया। वरना वैसे अगर देखें तो ये तो तब होता ना जब एक से ज्यादा SDs होते, तो उसमें आप इसमें एक दूसरे को सपोर्ट ना कर रहे होते। लेकिन ये सवाल सिंपल है, इसलिए मैंने यहीं पे फिट कर लिया। तो इसमें एक SD है जो PDs को सपोर्ट कर रहा है। उनके बजट एंड ओवरहेड दिए हुए फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 14। और इन ओवरहेड्स के बाद एक नीचे देखिए एक अदर डाटा दिया हुआ। ये अदर डाटा क्या है? हमने जो ओवरहेड्स को बांटना है तो किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस की बेस पे बांटना है ना, तो ये वो इंफॉर्मेशन है। इसमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा किस रेशो में बांटना है। ये मैं आपको भी सवाल के साथ साथ समझाता जाऊंगा और हर सवाल में हम इसकी मजीद प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर इसके बाद नीचे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि SD इन PDs को कितना कितना सपोर्ट कर रहा है। ये कहाँ काम आएगी बात? ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में काम आएगी। और OAR निकालना है तीनों का, चले निकालते हैं। इसके लिए एक टेबल बनाया जाता है और उस टेबल में आपने क्या करना है? उस टेबल में आपने करना है कॉलम्स बनाने हैं। कितने कॉलम्स बनाने हैं? जितने डिपार्टमेंट हैं सवाल में +3। यानी अगर 4 डिपार्टमेंट हैं तो आपने 7 कॉलम बनाने, 3 डिपार्टमेंट है तो 6 कॉलम बनाने। अब उन कॉलम्स में है क्या? आइटम्स कह लें या एक्सपेंसेस कह लें। फिर इनकी आगे बेस कह लें, एलोकेशन बेसिस है। अच्छा, बेसिस जो है ना वो जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है। बात यह है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो किसी ना किसी बेस, जैसे हमने अगर कुछ बांटना है तो किस बेस पे बांटना है। तो ये बेसिस का जो वर्ड है या जो बेस का वर्ड है, ये सिर्फ OAR के फार्मूले के लिए नहीं है। बेस एक बस इंग्लिश का वर्ड है। जैसे आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा था, तो प्रॉफिट किस बेस पे बांटते थे? रेशो की बेस पे। तो रेशो उस प्रॉफिट बांटने की एक बेसिस थी। तो बेसिस बस एक इंग्लिश का वर्ड है। तो हमने जो ओवरहेड्स बांटने हैं वो किस बेसिस पे बांटने हैं, मैंने वो एक कॉलम लिखा है। फिर एक कॉलम आ गया टोटल का, ये 3। और इसके बाद जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मशीनिंग है और असेंबली है और फिनिशिंग है और मेंटेनेंस है। और ये जो कॉलम्स हैं ये अमाउंट वाले कॉलम है। रुपीज इन 1000 दिया हुआ है तो मैंने रुपीज इन 1000 कर दिया। जितने डिपार्टमेंट्स हैं +3, इतने कॉलम बना लिए, बन गए कॉलम। अब आपने ओवरहेड्स लिखते जाने हैं। तो सवाल में तरतीब से चलते हैं। ओवरहेड्स सबसे पहले। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे जी सबसे पहले तो डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है। अभी पिछली क्लास के शुरू में भी मैंने एक सवाल कराया था, खुद से बना के जो किया था बिल्कुल शुरू में, उसमें भी यही था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, चाहे सवाल में दिए हैं वो ओवरहेड्स थोड़ी हैं। तो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल ये ओवरहेड्स नहीं है। तो ओवरहेड्स क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कितनी है? अच्छा, अब इनको बांटना किस रेशो में? गिवन है तो गिवन है। मशीनिंग में कितनी है? 46। असेंबली में 27। फिनिशिंग में 36, मेंटेनेंस में 37, 37। टोटल
टोटल लिख दें, चलें, दिया हुआ है 246। अगला ओवरहेड क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी गिवन 213। मशीनिंग 68, 18, 36, 91। अगला ओवरहेड पावर। अब से जो ऑनवर्ड है ना, पावर है, लाइट एंड हीट है, डेप्रिसिएशन है, रेंट एंड रेट्स है, वेयर हाउसिंग है। अब देखें ये टोटल गिवन है, बताता हूं। अब ये टोटल गिवन है, इनको हमें बांटना पड़ेगा। तो पहले हम बांटेंगे चारों में, ये हो जाएगी प्राइमरी एलोकेशन। तो अब इनमें बांटने के लिए कोई ना कोई रीजनेबल बेसिस होगी। पावर और लाइट एंड हीट में फर्क ये है कि पंखे लाइटों में भी बिजली चाहिए और मशीनों को चलाने के लिए भी बिजली चाहिए। लेकिन जो पंखे लाइटें हैं ना, इनके लिए कितनी बिजली आ रही होती है? 220 230 वोल्ट। जबकि जो हैवी मशीनरी है वो 200 वोल्ट पे नहीं होती, वो हज़ारों वोल्ट पे चल रही होती हैं। तो जो बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी की जो हैवी लाइनें होती हैं पावर, उनके बिजली के बिल को पावर कहते हैं। तो पावर यानी मशीनों की बिजली का खर्चा, और लाइट एंड हीट पंखे लाइटें। अच्छा, अब आपने इस सवाल में और हर सवाल में जो मैं करवा रहा हूँ और जो होमवर्क भी करना होगा, रटा नहीं, लॉजिकली सोच के चलना है। लॉजिकली क्या सोचना है? इस सवाल के गिवन डाटा में से, जैसे जो अदर डाटा दिया हुआ है, इसमें भी पावर का क्या बेस्ट ताल्लुक इन अवेलेबल में से बन रहा है? किस चीज का बेस्ट ताल्लुक बन रहा है पावर के साथ? बात दोबारा सुनिए। पावर का टोटल खर्चा 465,000 दिया हुआ है, यह है मशीनों की बिजली का खर्चा। मैंने इनको चारों डिपार्टमेंट्स में बांटना है, तो किसी ना किसी बेस पे ही बांटूंगा ना। तो इस अदर डाटा में से कौन सी चीज ऐसी दी हुई है जो सबसे ज्यादा बेस्ट लिंक बनती है पावर के साथ? मशीन आवर्स। क्यों? देखें, मशीनों की बिजली का ताल्लुक तो मशीनों के चलने से ही है ना। तो मशीनों का चलना, मशीन आवर्स, तो ये बेस्ट लिंक्ड है पावर के साथ। फ्लोर एरिया यानी जगह कितनी घेरी हुई है, इसका मशीनों की बिजली से क्या ताल्लुक है? फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसका मशीनों की बिजली से क्या ताल्लुक है? फिर फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू का क्या ताल्लुक है? तो अवेलेबल डाटा में से जो बेस्ट ताल्लुक बन रहा है वो मशीन आवर्स बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को इस मशीन आवर्स की रेशो में बांट देंगे। और रेशो में बांटना आता है, यानी 465,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 40,000 करेंगे तो मशीनिंग आ जाएगा, इंटू 2,000 करेंगे तो असेंबली का आ जाएगा, और इंटू 3,000 करेंगे तो फिनिशिंग का आ जाएगा। और हम ये बात सिर्फ यहां लिख देंगे, हम ये बता देंगे कि पावर को बांटना है मशीन आवर्स की रेशो में। ये हमने यहां बता दिया, और बस बांट के यहां सॉल्व कर दें। कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं, काफी हमने बता दिया एग्जामिनर पेपर मार्कर को कि हम मशीन आवर्स की बेस पे बांटने लगे, और रेशो में बांटना हमें आता है। तो बस बांट के आंसर ही बताना है। 465 को बांटना है मशीन आवर्स की रेशो में। 465 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 40,000। पॉइंट्स में बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन बस अभी मूड नहीं है जाने का, तो आप रहने दें, राउंड ऑफ करके बता दें। 413 असेंबली में रेशियो में बांटना आता है। 465,000 को 42 और 3 की रेशियो में बांटना है। 23 और 31। तो पावर होती है मशीनों की बिजली, इनका बेस्ट ताल्लुक है कि मशीनें कितनी देर चल रही हैं।
पहला वाला 21। अच्छा, अगला खर्चा है लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट यानी पंखे लाइटों की बिजली का बिल। इसका अवेलेबल में से बेस्ट ताल्लुक किससे बन रहा है? पंखा लाइटों का बिजली का बिल लेबर आवर्स से नहीं, लेबर आवर्स से नहीं है। किसी हद तक बन सकता है लेबर आवर्स से, लेकिन हमने देखना है अवेलेबल में से बेस्ट। डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या होते हैं, ये आपको ना अगले चैप्टर में भी ये बात काम आएगी जो बताने लगा हूं। अगर 100 लोग हैं और हर बंदा 1-1 घंटा काम कर रहा है, तो चले हर बंदा 10-10 घंटे काम कर रहा है, तो हमने टोटल कितने आवर्स के पैसे दिए? 1000। ये होते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स। यानी लेबर आवर्स मल्टीपल होता है नंबर ऑफ वर्कर्स का और क्लॉक आवर्स का। क्लॉक आवर्स यानी जितने घड़ी के हिसाब से घंटे। हो सकता है कि 1000 लोग हों और उन सब ने बस 1-1 घंटा काम किया और सब ने इकट्ठे बैठ कर काम किया हो, तो कहने को 1000 घंटे हैं, लेकिन पंखा लाइटें बस 1 घंटा चली हैं। तो इसलिए डायरेक्ट लेबर आवर्स इसके लिए रीजनेबल बेस नहीं है। मशीन का चलना, मशीन आवर्स नहीं, मशीनों वाली बिजली अलग थी, हम पंखे लाइटों की बात कर रहे हैं। अच्छा, पंखे लाइटें तीसरी और चौथी लाइन में थोड़ा सा डाउट बन जाता है। जितने ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे उतनी ज्यादा पंखे लाइटें होंगी। और फ्लोर एरिया से क्या मुराद है? फ्लोर एरिया से मुराद ये है कि जो जगह घेरी हुई होती है ये फ्लोर एरिया है। इसमें से किस डिपार्टमेंट में कितनी जगह घेरी हुई है, इसको फ्लोर एरिया कहते हैं। यानी पूरे एरिया में से इसका हिस्सा कितना, ये फ्लोर एरिया है। पंखे लाइटों का ताल्लुक ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से होगा कि जगह से होगा? अभी इस वक्त हम जिस कमरे में, मैं जिस कमरे में हूं, इस कमरे में लाइटें सारी ऑन है। बैठे कितने लोग हैं? 3 लोग बैठे। बड़ा कमरा होगा, लाइटें और ज्यादा ऑन हो जाएंगी, फिर वही 3 लोग होंगे। छोटा कमरा होगा, लाइटें कम हो, बेशक 10 लोग बैठ जाए। तो ज्यादा बेहतर ताल्लुक पंखे लाइटों के बिल का जगह से, ज्यादा बेहतर ताल्लुक जगह से। फिर सुन लें, आप स्टूडेंट हैं, आप देखिए, जिस चलें घर की, अगर अभी तो आप घर में बैठे हुए, जो घर का कमरा बड़ा होगा वहां पर लाइटें भी ज्यादा जल रही होंगी, बेशक एक बंदा बैठा हो। लेकिन जो छोटा कमरा है वहां पर 6 लोग भी बैठे हों तो एक लाइट भी काफी होती है। तो लाइट का ज्यादा ताल्लुक जगह से है, नंबर ऑफ पर्सन से उतना ताल्लुक नहीं। जो मैंने आपको मिसाल बताई है, ये एक बंदे की और 6 बंदों की, ये रियल लाइफ की प्रैक्टिकल मिसाल है। अगर कमरा छोटा है तो आप देखें उसमें ज्यादा लोग भी बैठे हों, एक लाइट भी काफी है, एक एसी भी काफी है, एक पंखा भी काफी है। लेकिन अगर कमरा बड़ा है तो 4 लोग भी बैठे हुए हैं लेकिन लाइटें ज्यादा जलानी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस करके देख लेना इस बात को। तो इसलिए बिजली का, जो कि पंखे लाइटों वाली बिजली है, इसका ज्यादा फेयर ताल्लुक जगह से है, फ्लोर एरिया। तो इसको बांटा जाएगा फ्लोर एरिया की रेशो में। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय से भी तो ताल्लुक है, लेकिन हमने लेनी है बेस्ट बेसिस। अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बेस्ट लग रहा है तो मैं मिसाल दोबारा दे देता हूं। क्या ऐसा नहीं होता कि कमरा छोटा है तो एक लाइट पे ही काम चल जाएगा चाहे 4 लोग बैठे हों, लेकिन बड़ा कमरा हो तो लाइटें ज्यादा लगानी पड़ेंगी चाहे 2 बंदे हों सिर्फ? ऐसा ही होता है, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होता है। तो एरिया का ताल्लुक ज्यादा बनता है पंखे लाइटों से नंबर ऑफ पर्संस की निस्बत। फ्लोर एरिया कितना है टोटल पंखे लाइटों का खर्चा?
टोटल कितना है? टोटल कितना है? टोटल तो दिया हुआ यार। 46। मशीनिंग का कितना? 23। नाइन काफी है, चले। डेसिमल में जाना चाहिए, बस ऐसे ही नहीं जा रहा है डेसिमल में, जाना है जिससे चला जाए। हम्म 7 7। बस ये देख लेना पूरा बन जाए। 23 और 9 और 7 और 7 46 बन रहा है ना? हाँ जी बन रहा है। अगला ओवरहेड क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ज्यादा बेहतर ताल्लुक डेप्रिशिएट होना किसने? सिर्फ मशीन ने, के और भी एसेट्स हो सकते हैं? और भी एसेट्स हो सकते हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग भी हो सकती है। डेप्रिसिएशन किसकी लिखी हुई है, मशीनरी की, या बस सिर्फ डेप्रिसिएशन है? बस सिर्फ डेप्रिसिएशन है। अवेलेबल में से कौन सी बेसिस बेस्ट लग रही है? जिस डिपार्टमेंट के जितने महंगे एसेट्स होंगे उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी, या जितनी ज्यादा मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी? जितने ज्यादा महंगे एसेट्स होंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ताल्लुक मशीन आर से होना लाजमी नहीं है। क्या पता स्ट्रेट लाइन मेथड हो, क्या पता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, लेकिन एसेट्स की वैल्यू से तो कंफर्म ताल्लुक है। वैल्यू ही नहीं तो डेप्रिशिएट होना है। तो डेप्रिसिएशन की बेस्ट बेसिस है जो नेट बुक वैल्यू दी हुई है। कितनी है टोटल डेप्रिसिएशन? नेट बुक वैल्यू की रेशो में बांटे। हम्म 62 25 9 12। हम्म हाँ, डेप्रिसिएशन के आगे क्या है? रेंट एंड रेट्स। रेंट तो इक्विपमेंट वगैरह मशीनरीज का भी हो सकता है। ये जो रेट्स होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी टैक्स टाइप चीज़ है। ये मुख्तलिफ मुल्कों में होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये रेट्स उसी मायने में आता है। तो जब रेंट एंड रेट्स लग गया तो इसका मतलब कंफर्म ये बिल्डिंग की बात हो रही है। सिर्फ रेंट होता ना
तो उसमें शक ये हो सकता है जी मशीनरी का रेंट है, वैसे तो सिर्फ रेंट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो बिल्डिंग का ही होता है, लेकिन रेंट एंड रेट से तो कंफर्म बिल्डिंग का ही है। बिल्डिंग का रेंट डिपार्टमेंट्स को किस बेस पे बांटा जाए? अच्छा, रेंट है बिल्डिंग का यानी जगह का रेंट है, तो डिपार्टमेंट्स को किस बेस पे बांटा जाए? फ्लोर एरिया की बेस पे। देखिए हमने जगह का जब किराया बांटना है तो जगह की बेस पे बांटे हैं ना, जिस डिपार्टमेंट ने जितनी जगह घेरी हुई है किराए का इतना हिस्सा उसको जाना चाहिए, तो रेंट एंड रेट्स बटेगा फ्लोर एरिया पे। 114 57 23 17 और 17। आगे क्या है? वेयर हाउसिंग कॉस्ट। वेयर हाउसिंग कॉस्ट आप पिछले चैप्टर में भी मैंने मिसाल दी थी। वेयर हाउसिंग कॉस्ट आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम कोई मटेरियल जो स्टोर करते हैं उसको कोई केमिकल लगा के रखना पड़ता है या किसी खास प्लास्टिक में कवर करके रखना पड़ता है, ये उसकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट कह लें। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट किस बेस पे बंटनी चाहिए? वेयर हाउसिंग कॉस्ट की मिसाल दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमने जो मटेरियल रखना है उसको अगर कोई ख़ास केमिकल लगा के रखना है, किसी ख़ास कवर के अंदर रखना है, होते हैं ना कुछ चीज़ें जो अगर रखनी है, अगर हम केमिकल लगा के नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगी, या धूप में पड़ी होंगी तो ख़राब हो जाएंगी, नमी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने मटेरियल को अगर रखना है किसी तरह संभाल के, तो उसको रखने की कॉस्ट ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट होती है। किस बेस पे बांटना चाहिए? अच्छा, वेयर हाउसिंग कॉस्ट की एक और मिसाल समझ लें कि हमारे पास स्टोर नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर स्टोर्स डिपार्टमेंट भी होता, हमारे पास स्टोर नहीं है, तो हम जो मटेरियल ख़रीदते हैं और उसको जब तक हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता तब तक हमने किसी के पास उसको रखवाया होता है, या जो हमें मटेरियल ला के दे रहा होता है उसने इसको हैंडल भी करना होता है, तो वो हमसे वेयर हाउसिंग कॉस्ट के नाम से पैसे ले सकता है। यानी हमारे पास चीज़ें नहीं, हमारे पास स्टोर नहीं है, तो हमने किसी के पास रखवाया हुआ है, तो वो उसको जो संभाल के रखने के पैसे लेगा पर यूनिट के हिसाब से, वो हमें वेयर हाउसिंग कॉस्ट चार्ज करता है। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट किस बेस पे बांटनी चाहिए? अवेलेबल में से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो अदर डाटा के नीचे लिखा है उसी में से बेस ढूंढनी है, आप पूरे सवाल में से भी कहीं ढूंढ सकते हैं। वेयर हाउसिंग अवेलेबल में से सिर्फ अदर डाटा नहीं, पूरे सवाल में से क्या बेस्ट बेस लग रही है? हाँ जी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट किसको स्टोर करने की कॉस्ट है, किसको संभाल के रखने की कॉस्ट है? मटेरियल को। तो जिस डिपार्टमेंट का जितना ज़्यादा मटेरियल उसकी उतनी ज़्यादा वेयर हाउसिंग कॉस्ट। लिंक तो मटेरियल से ही बनते हैं ना, बंदे तो नहीं ना स्टोर करने, मटेरियल स्टोर करना है। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट की मिसाल दोबारा सुन लें। आप ये भी कह सकते हैं कि इसको रखने के लिए कोई केमिकल लगा के रखना पड़ता है, किसी खास कवर में रखना पड़ता है, ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट है।
एक और मिसाल ये बताई है कि हमारे अपने पास तो स्टोर नहीं है, लेकिन जिनसे हमने चीज़ें मंगवानी हैं उन्होंने इन चीज़ों को ला के हमें देते हुए, या जब तक हमें नहीं देते तब तक अपने पास हमारे यहाँ पे संभाल के रखने की इनको कॉस्ट पड़ रही होगी, तो वो हमसे उसके पैसे चार्ज करेंगे। ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट है। तो जब ये वही मटेरियल के लिए, तो जिस डिपार्टमेंट का जितना मटेरियल उसकी उतनी वेयर हाउसिंग कॉस्ट। हाँ, अब इसमें एक डिबेटेबल बात यह है कि क्या सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल भी। तो इस पे हम दोनों काम कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कर लें, चाहें तो दोनों मटेरियल कर लें, दोनों बातें ठीक हैं। आसानी डायरेक्ट मटेरियल में है, क्योंकि दोनों मटेरियल करेंगे तो फिर आपको टोटल उनके ग्रैंड टोटल करने पड़ेंगे। सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल तो फिगर्स दी हुई हैं, तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे बांट लेते हैं। कोई बात नहीं, सही है, नोट लिख दे बस नीचे। बल्कि नोट क्या लिखना है, यहां पर लिखे टोटल मटेरियल, तो उसकी बेस पे भी ठीक हो जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे, यानी वो जो टॉप पे नहीं, ऊपर तीसरी लाइन दी हुई ना डायरेक्ट मटेरियल्स, इस रेशो में बांटना है। यानी 98 डिवाइडेड बाय 429 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 18, टोटल कितना है 98। हम्म 83 11 4 और क्या ओवरहेड है बस। ये जो अभी इस वक्त सारा काम किया है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी अपोर्शनमेंट। क्यों? क्योंकि हमने सारे खर्चे सारे डिपार्टमेंट्स में बांट दिए, ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट है। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट क्या है कि जो एसडी के हिस्से में खर्चे आए हैं उनको भी अब पीडीज में ही एडजस्ट करना है। पीडीज में क्यों एडजस्ट करना है? उनको भी पीडीज में ही क्यों एडजस्ट करना है? क्योंकि ये सारा खर्चा पीडीज ने ही कमा के ला के देना है, तो हम ओआर निकालना ही पीडी का लगे, तो हमें इसको भी इन्हीं में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी शादी में जा रहे हैं ना, सारी फैमिली इकट्ठी हो रही है, तो हर घर के पास अपनी गाड़ी है, लेकिन एक घर है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, तो उन सवारियों को भी उन्हीं में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस एसडी के खर्चों को भी उन्हीं में एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इन सवारियों को उनमें कैसे एडजस्ट करें? जिसका कोई साथ दोस्ती है, कोई सलाम दुआ ज़्यादा है, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको इनके साथ किसी ना किसी बेसिस पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो कर लेते हैं इन सबके ग्रैंड टोटल। अब ये टोटल वाला कॉलम बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इनके टोटल कर लें।
752 134 1402। अब यहाँ पर इसी के नीचे मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ अब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। इसी के नीचे चल रहा हूँ सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। और चूंकि यहाँ जगह नहीं है, चलो इधर कर देता हूँ, ये इसी के नीचे चल रहा हूँ मैं, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। अच्छा, बल्कि ना कॉलम्स में ही हम रहे, तो मैं ये जगह उधार ले लेता हूँ। ये अब यहाँ आ रहा है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी के नीचे चल रहा हूँ सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में। नहीं, अभी डबल लाइन ना करें इसको, इसके नीचे लाइन लगा दी, नहीं चल रहा है ये आगे, लाइन ना लगाओ उसके नीचे। अब हमने सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में क्या करना है, 254 को इन 3 में बांटना है, उस चौथे घर की सवारियों को इन 3 गाड़ियों में एडजस्ट करना है। अच्छा, अब आप पूछें क्या कह रहे थे? नहीं, 80% मशीनरी की है ना, वो सिर्फ बिल्डिंग की है। अच्छा, अब ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने मशीनों की मेंटेनेंस भी करनी है और जगह की सफाई भी इन्होंने ही करनी है। कैसे पता? ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, टेबल के नीचे जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन में देखें, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी सारी मेहनत का 80% हिस्सा मशीनों की मशीनिंग डिपार्टमेंट नहीं, मशीनें, सारी मेहनत का 80% हिस्सा मशीनों की सफाई में है और 20% हिस्सा जगह की सफाई में है। ये बात अलग अलग तोड़ के इसलिए बताई है कि हम इस 257 के फिर अब 254 के 2 हिस्से करेंगे। इसका वो हिस्सा जो 80% है, ये इसी के नीचे चल रहा हूं मैं, तो इधर जगह कम हो गई है इसलिए ये लाइन अब आपको इधर लिखी नजर आ रही है, ये लाइन मैं ऊपर दिखा रहा हूं। जो 80% है जो कि मशीन से रिलेटेड है और 20% जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड। टू 254 का, अच्छा, अब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करनी किस तरह है? सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ऐसे करनी है कि चूंकि यहां से निकाल के यहां डालना है, तो इस कॉलम में नेगेटिव और इन कॉलम्स में पॉजिटिव, तो 254 का 80% हिस्सा कितना बना? 200, तो वो 203 यहां नेगेटिव लिख आएंगे और ये आपको मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, ये 203 नेगेटिव आएगा और इसको उन 3 में पॉजिटिव लिखना है। लेकिन किस तरह बांटना है, किस रेशो में बांटना है? मशीनों की सफाई का अवेलेबल में से बेस्ट ताल्लुक किससे बनता है? जो 80% मशीनों की सफाई है, मशीनों की मेंटेनेंस, अवेलेबल में से बेस्ट ताल्लुक किससे लगता है? मशीन नहीं, तीनों डिपार्टमेंट्स की, मशीन आर से या बुक वैल्यू से या लेबर आर से या मशीन आर। मशीनों की सफाई है तो जितनी ज्यादा मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस होगी, तो इस 203 को बांटा जाएगा मशीन आर्स की रेशो में। तो 203 को मशीन आर्स की रेशो में बांट दें।
बांटें कितना 180 9 14। अच्छा, और जो 20% बिल्डिंग की सफाई से रिलेटेड है कितना बनता है वो 51। अब ये बिल्डिंग की सफाई है, किस डिपार्टमेंट को कितना खर्चा जाना चाहिए, किस बेस पे बांटना चाहिए? बिल्डिंग की जगह की सफाई है, फ्लोर एरिया। फिफ्टी वन को फ्लोर एरिया की रेशो में बांटना है, बांटें। अच्छा, ये जो बाकी लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ये टीए यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करके बता रहा होता है, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ और आप लोग देख रहे हैं। एक तो मैंने पहले भी जिक्र किया था शायद कि सोल्यूशन आप लोग नोट किया करें, क्योंकि जो बुक में सोल्यूशन है बाज़ औक़ात वो डिफरेंट तरीके से होता है, बल्कि अक्सर औक़ात होगा कि डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हुआ होगा, तो आप एक तो नोट किया करें। दूसरा नोट करने का फ़ायदा ये है कि आप जब ये सवाल लिखते हैं ना, तो आप हाथों से लिख रहे होते हैं, तो वो जो एक लिखने का एक खौफ है वो दूर हो रहा होता है। जैसे अगर आप सिर्फ देख के सीख रहे हैं, आपने बैटिंग करनी, बस देख देख के सीख ली, जब तक बैट करेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा क्या सीखा है। आपने देख देख के ड्राइविंग करनी सीख ली, जब तक ड्राइव नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये जो लिख रहा हूं ये तो मैं लिख रहा हूं, जब तक आप सवाल लिख के खुद सॉल्व नहीं करेंगे, आपके हाथ को आइडिया नहीं होगा, तब तक आपको इसमें एक झिझक रह जाएगी। तो आप लोग सोल्यूशन नोट किया करें और कैलकुलेशंस भी किया करें। ये जो भी मुझे टीएस कैलकुलेशंस करके बता रहा होता है, ये आप भी कैलकुलेट किया करें। और अगर आप स्लो हो जाएं कैलकुलेशन में, तो आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन किया करें। आप इसको समझें, जरूर समझें, लेकिन कैलकुलेशंस किया करें, लाजमी साथ कैलकुलेशंस किया करें। वीडियो पॉज कर दिया करें, जिस जिस स्टेप पे मैं हूं वीडियो पॉज करके आप उसकी कैलकुलेशन किया करें। पहले कैलकुलेशन कर लें, फिर वीडियो ऑन कर लें। जी जनाब।
यार मैंने अच्छा अभी ना वो माइक मुझसे बंद हो गया था, तो ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब हमने 114 रेंट बांटा था, ये भी फ्लोर एरिया पे बांटा था, तो ये जो 114 बांटा था ये चारों डिपार्टमेंट्स में बांटा था, मशीनिंग में, असेंबली में, फिनिशिंग में और मेंटेनेंस में, इन चारों में बांटा था। चूंकि चारों में बांटा था तो ये चारों का फ्लोर एरिया, ये इसका टोटल आ गया। तो इन चारों में जब बांटा है तो किसी भी रेशो में बांटने का तरीका होता है कि उस जिनमें बांट रहे हैं उसकी रेशो के सम से डिवाइड करें। तो चूंकि चारों में बांट रहे थे इसलिए 2000 से डिवाइड करके इनसे मल्टीप्लाई किया था। अब जो 51 बांटना है, ये 51 सिर्फ इन 51 इन तीन में बांटना है, ये सिर्फ इन तीन में बांटना है। तो जब ये बांटना इन तीन में है तो फिर इनके सिर्फ सम 1700 से डिवाइड करना है। तो इसलिए 51 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1700, 51 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1700, 51 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1700। तो आंसर आ जाएगा 30, 12 और 9। बस ये सेकेंड ईयर पोर्शनमेंट हो गई और इनका कर लेते हैं आप ग्रैंड टोटल। तो 752 में मजीद 180 और 30, 962, 134 में मजीद आ गए 9 और 12, 155, इसमें आ गए मजीद 163 और ये जीरो हो गया। क्या क्या दोबारा? दिखाएं तो सही ना कि क्या बांटना है। तो टोटल का कॉलम में टोटल फिगर्स लिखी थी बस, यानी वो फिगर जो टोटल है अब इसको बांटना है, तो वो लिखेंगे तो आगे बांटेंगे ना। अच्छा अब ये सारे ओवरहेड्स जो फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स थे, अब देखिए एसडी खत्म और ये इन तीन में बांटा है। तो हमने फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स को इन तीन पीडीज में समेट लिया। अब हर पीडी का अलग अलग हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स आ गए। अगला काम क्या करना है? हर पीडी के ओवरहेड्स आ गए न्यूमरेटर। अब अगला काम डिनोमिनेटर चाहिए। हर पीडी की अलग अलग बेस हो सकती है, हर पीडी की अलग अलग बेस हो सकती है। सवाल में ये लिखा है कि जो ओआर निकालना वो किस बेस पे निकालना है? यार पॉज करना जरा। अच्छा हर हर पीडी का जब हमने ओआर निकालना है तो ये ओवरहेड्स तो हमने ले लिए। अब हर एक की बेस अलग अलग हो सकती है। अब एक काम करें, इस सवाल का सलूशन यही है, इसी के शायद 4 लाइनें छोड़ के लिख लें, एक नोट लिख लें। नोट ये लिख लें कि अगर आपको ओआर की बेस क्या रखनी है नहीं बताया, जैसे पिछले सवाल में अभी बताया था मशीन आर रेट, तो पता थी मशीन आर बेस है। अगर बेस नहीं बताई तो मशीनिंग डिपार्टमेंट यानी जिसका नाम ही मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसकी बेस रखनी है मशीन आर। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट की बाय डिफॉल्ट बेस डायरेक्ट लेबर आर रखनी है। ये नोट दोबारा सुन लें, अगर ओआर निकालने की बेस नहीं बताई कि बेस क्या रखनी है तो सिर्फ जिसका नाम ही मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसकी बेस मशीन आर, अदरवाइज हर डिपार्टमेंट की बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर आर। अगर ओआर निकालने की बेस नहीं बताई अगर ओआर निकालने की बेस नहीं बताई तो मशीनिंग डिपार्टमेंट की बेस मशीन आर,
उसके अलावा हर डिपार्टमेंट की बाय डिफॉल्ट बेस डायरेक्ट लेबर आवर। लिख लिया? तो इस सवाल में चूंकि बेस नहीं बताई, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट इसकी बेस मशीन आर्ट्स कर लेते हैं, बाकी दोनों की डायरेक्ट लेबर आर्ट्स कर लेते हैं। तो इनकी बेस है, इसके कितने मशीन आवर्स हैं बजटेड मशीनिंग डिपार्टमेंट के? 40,000 है शायद, 40,000 मशीन आवर्स। बाकी दोनों की डायरेक्ट लेबर आवर्स कर लेते हैं। कितनी है इसके डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं? 8,000। इसके 16,000। तो OAR निकल आएगा अच्छा ये थाउजेंड में है, 962,000 डिवाइडेड बाय 40,000 है। वो फिर यहाँ थाउजेंड्स कह देते हैं, फिर यहाँ कहना पड़ेगा ना 1000। 40 आवर्स तो नहीं है ना, वो तो रुपीज इन थाउजेंड है, ये तो नहीं ना रुपीज है। 962 डिवाइडेड बाय 40 24। 155 डिवाइडेड बाय 8। अगर डेसिमल इग्नोर करने वाले तो इग्नोर कर दें, जैसे अगर 19.02 है। अच्छा इधर चलो खैर है 3। जी ये हो गया जी इसका सवाल। अच्छा अब आपका होमवर्क ये है, थ्री 3.5। अच्छा राइस की बुक में देखना कोई टर्नरी के नाम से सवाल है कोई? टर्नरी, TERNARY। TERNARY। नहीं है, चलो कोई नहीं। अच्छा आपका होमवर्क है जी एक सवाल, ये पैक की और राइस की बुक में नहीं है, टर्नरी इंजीनियरिंग है। अच्छा है जी राइस में भी है, क्या पेज राइस की बुक में पेज 180 पे क्वेश्चन नंबर 5 टर्नरी इंजीनियरिंग लिमिटेड। और पैक की बुक में मुझे नहीं पता ये था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। आई कैप की बुक में जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें ये 3.5 था, 3.5।
और जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक नहीं, नई बुक है, उसमें है ये पेज नंबर 53 पे, पेज 53, पेज 53 पे एग्जाम्पल 6, आई कैप की नई बुक है जिनके पास, पेज 53 पे एग्जाम्पल नंबर 6 है। अच्छा, इसमें चूंकि इसमें सवाल और आंसर में फ़र्क नहीं होता, तो इसमें आप देखेंगे टर्नरी इंजीनियरिंग का जब सवाल शुरू हो रहा है, एक पैराग्राफ है और एक टेबल बना हुआ पूरा। वो जो टेबल बना हुआ है ना, वही सवाल है, वो टेबल की हद तक ही सवाल पूरा हो गया। उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है, पार्ट ए, कंप्यूटेशन ऑफ सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वुड बी एज फॉलोज। ये असल में रिक्वायरमेंट थी, ये रिक्वायरमेंट ए था कि सिंगल ओवरहेड OAR निकाल दें। सिंगल से मुराद है डिपार्टमेंट वाइज नहीं, सबका टोटल कंबाइंड। जो मैंने ये केस 1 में इधर लिखा नहीं था कि कम्प्लेक्सिटी में केस 1 में लिखा है ना कि सिंगल फैक्ट्री वाइड रेट भी हाउएवर निकल सकता है, मैंने भी लिखा था। मोस्टली क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाइज निकलता है, हाउएवर सिंगल फैक्ट्री वाइड भी निकल सकता है। इससे मुराद ये थी कि सारी फैक्ट्री के सारे टोटल ओवरहेड्स मिला के एक ही रेट निकाल लें, ये मुराद है सिंगल फैक्ट्री वाइड रेट से। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट ए थी जो नीचे सॉल्व की हुई है उन्होंने, और रिक्वायरमेंट बी थी ये डिपार्टमेंट वाइज रेट्स की। तो ये जो सवाल में टेबल बना हुआ है, इसके नीचे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ए है कंप्यूटेशन ऑफ सिंगल, तो आप कह लें कंप्यूट सिंगल ओवरहेड, ये रिक्वायरमेंट बन जाएगी, नीचे इसका सोल्यूशन है। फिर अगले पेज के मिड में पार्ट बी है कंप्यूटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, तो आप कह लें कंप्यूट डिपार्टमेंटल ओवरहेड, ये रिक्वायरमेंट है और उसके नीचे इसका सोल्यूशन किया हुआ है। तो पुराने क्वेश्चन बैंक में 3.5 था और नए आई कैप की बुक में ये पेज 53 पे एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये होमवर्क है आपका, ये राइस की बुक में भी है, क्या था, पेज 180 पे क्वेश्चन नंबर 5, ये राइस की बुक में भी है। ये सवाल आपने करके आना, ये होमवर्क है आपका, करके आइएगा ये सवाल। अच्छा, मैं है ज़िया वाला है राइस की बुक में? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये जो पिछला ज़िया वाला सवाल किया था ना, ये राइस वाली बुक में है, पेज 179 पे क्वेश्चन 4 है, तो उसमें है बुक में। अच्छा, जुल्म के टॉपिक पे हदीस सुना रहा था आपको। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। एक और सुन लें हदीस, ये भी बुखारी शरीफ में है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन भेजा तो फरमाया, मज़लूम की फरियाद से डरते रहना कि बेशक उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। और मैंने पहले भी बेटा बताया था कि जुल्म सिर्फ वही नहीं है जो कोई बहुत बड़ी सख्त किस्म का जालिम हुक्मरान हो, हम आम इंडिविजुअल भी जुल्म कर रहे होते हैं जब हम किसी का हक मार रहे होते हैं, जब किसी के साथ शुगर लगाने के लिए अपना ज़ोर डाल रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो चार जो मजबूत स्ट्रॉन्ग दोस्त हैं वो अपने क्लास के किसी हल्के लड़के पे ज़ोर आजमाई कर रहे हैं, उसको शुगर लगा रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फैमिली में इस तरह से हो सकता है, ये जुल्म है सारा। तो मजलूम की फरियाद से डरते रहना कि बेशक उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़, अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।